हेलो फ्रेंड्स, मैं जूही आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी जुड़ जाएंगे। तो अब हमारा क्या चलेगा। हम लोग अभी तक संसद जो पढ़ रहे थे, संसद का थ्योरी पोर्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें आप संसद के 3 अंग में देखे होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति हमने बहुत पहले ही पढ़ चुका। अब क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से संबंधित जो चीजें थी आपकी ऑब्जेक्टिव बनने वाली, वो भी हमने पहले ही कर ली है। अब क्या बचा है, राज्यसभा बचा है। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आज इसका क्वेश्चन करेंगे। जो भी उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, जितने भी थ्योरी आप लोग पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है बनाना, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो आपका वन डे एग्जाम जो होता है वो वन लाइनर होता है। तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के भी काम नहीं चला सकते और बिना थ्योरी पढ़े भी काम नहीं चल सकता। तो इसलिए जरूरी है सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ करना। पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म पर ही आपका पूछा जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस लगाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको पहले थ्योरी कराकर फिर ऑब्जेक्टिव करवाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में, राज्यसभा की बात की गई है। ठीक है, चलिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होते हैं उसमें कौन कौन शामिल है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता देंगे। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। एक एक तो जो अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक प्रतिनिधित्व को चुन के भेजा है, उनके द्वारा आगे फिर चुना जाता है। ठीक है, तो आपका ये भी होगा, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य। ठीक है, यानी जनता इसमें डायरेक्ट वोट नहीं देती है, डायरेक्ट अपना प्रतिनिधित्व नहीं चुनती है, डायरेक्ट मतदान नहीं करती है। जनता जिस प्रतिनिधित्व को वहां पर भेजती है, उसी के माध्यम से वहां अलग से सदस्य चुने जाते हैं, वो चुनते हैं। ठीक है, जनता जिसे चुनकर भेजती है, फिर वो राज्यसभा में सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, सी। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्य का मनोनयन करते हैं, 12 सदस्य का मनोनयन करते हैं, जो शिक्षा, साहित्य, खेलकूद, ठीक है, इन सब से होता है। तो दोनों का दोनों कथन आपका सही है। कौन कौन, ए और आपका सी सही है, यानी एक से ज्यादा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। क्या है क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कैसे जाते चुन के। पहली बात तो राष्ट्रपति ही 12 सदस्य का मनोनयन राज्यसभा में करते हैं। ठीक है, मनोनयन का अधिकार है ना, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था उस समय भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन करते हैं। उसके बाद जनता जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर प्रतिनिधित्व भेजती है, उनके द्वारा भी वहां पे सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी सही आंसर हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से पढ़ना है। क्या है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। ठीक है, मतलब राज्यसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं वो किस माध्यम से जाते हैं। ठीक है, उनका आधार क्या है, वो किस आधार पे चुने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये हम बताए हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो,
ठीक है, इसमें जो सीटों का आवंटन किया जाता है, ठीक है, सीटों का आवंटन किया जाता है कि किस राज्य से कितने कितने सदस्य वहां चुन के जाएंगे, वो वहां की जनसंख्या पर आधारित होता है। ठीक है, जिस अनुपात में जनसंख्या होगी उस अनुपात में वहां के राज्यों को सीट आवंटित किया जाता है, यानी लोकसभा से इतनी सीटें, राज्यसभा से इतनी सीटें। इसीलिए आप देखते होंगे कि यूपी जो है, यूपी जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, यूपी की जनसंख्या ज्यादा है ना, तो वहां पे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनके सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि सीटों का आवंटन जो है वो जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वहां से सीट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये बातें आपकी है। जैसे गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, है ना, वहां जनसंख्या भी बहुत कम है, तो वहां पे कितनी सीट आवंटित है, एक सीट आवंटित है। ठीक है, तो कहाँ कैसे होता है, जनसंख्या के अनुपात पे ये निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किए जाते हैं, तो वो वहां की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन क्लियर है, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे और बताएंगे। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर इसका आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। क्या ये बातें सही है, संघ राज्य क्षेत्र का यानी यूटी की बात की जा रही है, क्या यूटी से प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल ही आपका कौन सा, ये आपका बिल्कुल गलत बात है। चलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत तो हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। क्या ये बातें आपकी सही है, देखिए ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये आपका आता है निर्वाचन आयोग में। किसमें आता है, निर्वाचन आयोग में आता है। ठीक है, किसमें आएगा, निर्वाचन आयोग में। और निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव करवाना, ना कि विवाद का निपटारा करवाना। ठीक है, निर्वाचन आयोग का काम क्या है, तो निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव करवाना। ठीक है, ये चुनाव करवाने का काम करती है, चुनाव चिन्ह देने का काम करती है, ना कि विवाद का निपटारा। विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी न्यायपालिका करेगी। ठीक है, कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। तो ये भी कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। ये गलत है ना, संसद में हमारे राष्ट्रपति भी आते हैं। हमने संसद में देखा, हमने संसद में शुरू में ही देखा है कि संसद के 3 हिस्से हैं, संसद के 3 हिस्से हैं। कौन कौन है, एक आपके हैं राष्ट्रपति, कौन है, राष्ट्रपति है, दूसरे आपके राज्यसभा है और तीसरे आपके लोकसभा है। तीनों मिलकर बनता है संसद, जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही है। भाई जब तीनों का तीनों गलत है तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, डी सही आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 3 का डी आपका सही आंसर हो गया। 3 का कितना हो गया, डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखेंगे। इसमें भी आपको 4 कथन दिया गया है और बताना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो जल्दी से बताएंगे। सही उत्तर की यहाँ बात की गई है, सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या है।
या भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा के बारे में है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसी सदन है? अस्थाई सदन है। इसे कभी भी हम भंग नहीं कर सकते हैं। अगर लोकसभा रहता तो अस्थाई होता, यानी उसे भंग किया जा सकता हर 5 वर्ष पे, या प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति उसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। तो ये आपका भंग हो सकता है, ठीक है, यानी ये वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता नहीं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, इसके सदस्य का कार्यकाल होता है। सदस्य का कार्यकाल पूछे तो सदस्य का कार्यकाल होगा, कितना होगा? तो 6 वर्ष होगा। सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 6 साल होगा। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये आपका गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। सदस्य का कार्यकाल जो आपका 6 वर्ष का होता है, ये सदस्य जो है आपके, ये हर 2 साल पे आपके 1/3 सदस्य रिटायर होते जाते हैं, ठीक है, 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है सदस्य का? 6 वर्ष का होता है। ये आपका बिल्कुल ही सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, नहीं, ये क्राइटेरिया किसका है? लोकसभा का है कि 25 वर्ष एज होना चाहिए। राज्यसभा का क्या है? 30 वर्ष एज होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल रहता तो 35 वर्ष होता। तो इसका क्या होगा? इसका कितना होना चाहिए था? इसका 30 वर्ष होना चाहिए था। कितना वर्ष होना चाहिए था? 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष होता। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। तो कौन कौन सही है? 1 और 3 आपका सही है। कौन कौन? 1 सही है और 3 सही है। जिसमें कहा गया है पहले कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, अस्थायी सदन है तो भंग नहीं किया जाएगा। और तीसरा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य हट जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं, ये भी सही है। अगर यहाँ 30 रहता तो ये भी सही होता, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? आपका सी सही आंसर हो गया। 1 और 3 बिल्कुल सही है। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है, ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे और आंसर देंगे। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में डिस्कशन हो चुका है, इसका डिस्कशन हो चुका है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये बताना है। हमारी जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या क्या है? 3 है, 5 है, 6 है, 2 है। कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका होता है 6 साल का, ठीक है। सदस्य का कार्यकाल 6 साल का और राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? 5 का सी। और हर 2 साल पे, हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? ये आपके 1/3 सदस्य रिटायर होते जाते हैं। अगर लोकसभा रहता तो कितना साल होता? 5 वर्ष होता। लोकसभा रहता तो 5 वर्ष होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्यों? यानी राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। आपको पहले ही बता चुके हैं अस्थाई सदन क्यों होता है। क्योंकि इसमें जो मेंबर होते हैं, ठीक है, इनमें जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और ये जो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है तो हर मेंबर जो है वो 2 साल के बाद, 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अपना 2 वर्ष पूरा कर लेते हैं। उसके बाद 1/3 सदस्य जो है वो आपके क्या होते जाते हैं? वो आपके रिटायर होते जाते हैं। इस तरह से हर 2 साल के बाद 1/3 निकलते जाते हैं, फिर आते जाते हैं, निकलते जाते हैं, आते जाते हैं। इस तरह हमारी राज्यसभा सब दिन बनी रहती है, कभी भी वो खाली होती ही नहीं है, इसीलिए कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी सदस्य आजीवन होते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सबका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। आपका बी और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। विघटित नहीं किया जाता तभी तो अस्थाई सदन है ना, विघटित नहीं किया जाता है तभी तो अस्थाई सदन है ना। उसके बाद चलिए
उसके बाद इसके जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रति 2 वर्ष में इसके कुछ सदस्य अवकाश नहीं ग्रहण करते, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें 1/3 सदस्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। यानी आपका इसका क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देखिए इसका क्या होगा। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये बात आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते, नहीं, यहाँ कुछ सदस्य नहीं होगा। कितने सदस्य करते हैं, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण 2 वर्ष में करते हैं। अगर यहाँ कुछ के जगह 1/3 दिया रहता तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाता, ठीक है, तब आता ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ तो कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यानी आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है, सिर्फ और सिर्फ बी सही है, सिर्फ बी सही है, ठीक है। 6 क्लियर हो गया आपका। राज्यसभा अस्थायी सदन है, क्यों, क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जाता और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य इसके अवकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी में कुछ दे दिया, कुछ ना देकर 1/3 देता तो सही हो जाता, लेकिन अभी सिर्फ बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसे पढ़िए और जल्दी से पढ़ के आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर करिए क्या हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी तक जो डिस्कशन हो चुका उसमें आपको तो पता ही है, उसमें अभी तक हमने यही पढ़ा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। और यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। जब भंग ही नहीं कर सकते हैं तो ये अधिकार किसको प्राप्त होगा, किसी को भी नहीं होगा, ठीक है। जब इसे भंग ही नहीं किया जा सकता है तो अधिकार किसे मिलेगा, अधिकार तो और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। भंग करते तब तो किसी को अधिकार रहता ना, तब राष्ट्रपति को रहता, सर्वोच्च न्यायालय को रहता, किसी को होता। जब भंग ही नहीं हो रहा है तो कहां से अधिकार होगा, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारी राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, वो एक अस्थायी सदन है, ठीक है। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं। हाँ, इनके सदस्य का कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल होता है, कितना होता है, तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक सदस्य अपना 6 साल पूरा करते हैं और जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो गया आंसर, डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सर पानी है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ते हैं। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। इसमें 4 कथन है, 4 में एक सही है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है क्योंकि इसका कार्यकाल नहीं होता है। आगे, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इसमें, और जो प्रतिनिधित्व जनता डायरेक्ट चुन के भेजती है, ठीक है, जनता के द्वारा टैक्स चुन के भेजा जाता है, फिर उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है। यानी डायरेक्ट जनता इसमें भाग नहीं लेती है, ठीक है। यानी इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और जो सदस्य चुन के जाते हैं
जनता के द्वारा फिर वो सदस्य चुनते हैं राज्यसभा में। यानी आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, ये भी गलत है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कोई उसके सदस्य नहीं होते, बल्कि कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते ही इसलिए हैं क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति बन सके, क्योंकि उपराष्ट्रपति जैसे ही अपने पद की शपथ लेते हैं वो उसी तरह से राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाते हैं। उनको जो वेतन भत्ता पेंशन भी मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, किसके लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया कि अपने सदस्य को चुनते हैं। ऐसा लोकसभा में होता है कि लोकसभा अपने सदस्य में से किसी एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। ठीक है, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति हमारे जो है वो होते हैं इसके सभापति। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, सब चीज करने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मतदान करने का अधिकार नहीं है। क्या करने का अधिकार नहीं है? मतदान करने का अधिकार नहीं है। यानी हमारे जो महान्यायवादी हैं वो मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, संसद की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं, लेकिन बस वोटिंग नहीं कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो सही यहाँ पूछ रहा था ना, तो सही कौन सा है? सही आपका ऑप्शन नंबर ए है। यानी 8 का आंसर क्या हो गया? ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, 8 का ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, इसका डिस्कशन भी पहले हो चुका। कितने व्यक्ति का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा में, ये बताना है। ठीक है, दो चीजें हैं, एक आपकी राज्यसभा है और एक आपका लोकसभा है। ठीक है, इस राज्यसभा में कितने व्यक्ति का? 12 व्यक्ति का मनोनयन किया जाता है। और लोकसभा में कितना किया जाता था? 2 किया जाता था। जो ये 2 होते थे ये कौन होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन हुआ क्या बाद में? हुआ ये कि 104वां संवैधानिक संशोधन होता है और इसमें कहा जाता है कि अब ये 2 सदस्य का मनोनयन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और अब वर्तमान में 104वें संवैधानिक संशोधन के बाद क्या हो रहा है? ये 2 सदस्य का मनोनयन नहीं हो रहा है, अब सिर्फ राज्यसभा में हो रहा है 12 सदस्य का। अब सिर्फ किसका? 12 सदस्य का मनोनयन राज्यसभा में हो रहा है, जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, तो कितना होता है? 12 होता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, पढ़ेंगे और आंसर देंगे। जल्दी से पढ़ के आंसर देंगे। ठीक है, कूट में आंसर देना है कौन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, अगर हमें राज्यसभा का सदस्य बनना है तो अर्हता के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए? कम से कम आपका 30 वर्ष होना चाहिए। सही है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम एज कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अगर लोकसभा रहता तो कितना होता? 25 होता। तो यहाँ ये वाला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता इसमें डायरेक्ट भाग ही नहीं लेती है। तो मतदाता के रूप में पंजीकृत हो ना हो उससे क्या फायदा? ठीक है, उससे क्या फायदा होता है? और कोई भी आपका कहीं के सीट से भी आ सकता है, क्योंकि जनता जब डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, जनता भाग कैसे लेती है? जनता के द्वारा जो प्रतिनिधित्व चुन के भेजा गया रहता है
वो फिर चुनता है राज्यसभा के सदस्य को। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं हो। हाँ, ये बात सही है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन आपका सही है, 1 और 3 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जल्दी से और बताएंगे क्या है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है। वही क्वेश्चन जो पहले कर चुके हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है, तो पता होगा सबको, तो जल्दी से बताइए कितना होगा। क्या क्या है आपका, 25 है, 32 है, 30 है, 35 है। और आपको तो पता है ही कितना होता है, 30 वर्ष इसका होता है। कितना होता है, 30 वर्ष होता है। अगर लोकसभा रहता तो 25 होता। कितना होता, 25 होता। अगर राष्ट्रपति रहता, उपराष्ट्रपति रहता तो कितना होता, 35 होता। इसका आंसर क्या हो गया, 11 का 20 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, 12, पढ़िए इसे, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में, राज्य सूची की बात की जा रही है, विषय के संबंध में विधि बनाने यानी कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। यानी राज्य सूची में जो राज्य सूची के विषय में जो कानून बनता है उसमें संसद की शक्ति के संबंध में सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से पढ़िए और आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ठीक है, ये नहीं। चलिए, पहला कथन क्या है, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ये बिल्कुल सही है, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि राज्यसभा को ये पहले बताना होगा कि वो जो कर रहा है वो आपका राष्ट्र के हित में है। वो जो कानून बना रहा है राज्य सूची के विषय में वो राष्ट्रीय हित में है, तभी राज्यसभा ऐसा कर सकती है, राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। ऐसे अगर हम बात करें राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो सिर्फ और सिर्फ किसको है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को। ठीक है, लेकिन अगर राज्यसभा बनाएगी तो उसको साबित करना होगा कि वो जिस पर बना रही है वो राष्ट्रीय हित में है। दूसरा है राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्य में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। बिल्कुल सही बात है, 2/3 सदस्य से संकल्प पारित कर ही वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तीसरा है ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा है राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। नहीं, ये आपका गलत हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 12 का क्या हो गया, डी सही आंसर हो गया। 12 का डी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ठीक है, यानी यहाँ अनुच्छेद की बात की जा रही है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हमारी जो राज्यसभा है वो संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ये अनुच्छेद आपको बताना है, 249, 243, 259, 250 कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 249 जो है, अनुच्छेद हमारा 249 है। 249 हमारा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो क्या हो गया आपका, 13 का ए सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से पढ़ेंगे और बताएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो धन विधेयक है, हमारा जो धन
विधेयक है, इसके मामले में इसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये लोकसभा से पास होकर भेजा जाएगा, कहां से? लोकसभा से, और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसे बताना होगा। अगर नहीं बताती है तो 14 दिन के बाद ये खुद ब खुद पारित समझा जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद पारित समझा जाएगा। तो ये कथन आपका, ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा जो है हमारी, वो अनुदान के मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की बात की जा रही है। किसकी? बजट की बात की जा रही है। बजट पर चर्चा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया, बजट पे चर्चा नहीं हो सकती है, ये गलत हो गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही था? 1 और 2 आपका सही था। कौन सा? 1 और 2 सही था। तो 14 का क्या हो गया? बी सही आंसर हो गया। 14 का बी सही आंसर हो गया। केवल 1 और 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, ये बताना है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। 15 का आंसर जल्दी से करेंगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ऐसा सिर्फ धन विधेयक में होता है। किसमें होता है? धन विधेयक में होता है, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 में है। ठीक है, अनुच्छेद 109 और 110 किससे संबंधित है? ये आपका धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, राज्यसभा को इसके मामले में, धन विधेयक के मामले में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। धन विधेयक जैसे जाएगा, या तो उसे पास करना होगा, या फिर अगर वो अपने पास रख लेती है, नहीं भेजती है, तो 14 दिन के बाद खुद ब खुद पारित समझा जाएगा। ठीक है, तो 15 का आंसर आपका क्या हो गया? डी सही आंसर हो गया। 15 का डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तत्पश्चात क्या होगा? ठीक है, अगर धन विधेयक में संशोधन करती है तो क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे। ठीक है, लोकसभा जो है राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। लोकसभा की बात की जा रही है कि हमारी जो लोकसभा है वो या तो राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार कर ले, या फिर उसे विधेयक को आगे कार्रवाई कर सकती है उस विधेयक पर। ये बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त है। जब प्रथम बार जाता है और फिर रिटर्न होकर आता है, तो फिर लोकसभा क्या कर सकती है? या तो राज्यसभा की सलाह को मान सकती है, या फिर उसे जैसे करना है वो आगे उसका कार्यवाही कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को या तो स्वीकार कर सकती है, या फिर उसकी आगे की अस्वीकार करके आगे की कार्यवाही कर सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक में किसको अधिकार है? लोकसभा को अधिकार है। यानी आपका 16 का क्या हो गया? ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अन्ययन शक्ति है? ठीक है, कौन सी अन्ययन शक्ति है? 17 का बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और क्या कहता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। ठीक है, अन्ययन शक्ति है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, नहीं, गलत है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना, हाँ ये सही बात है। ठीक है, ये लोकसभा को अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये कोई भी चला सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मंत्री परिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन लेके आएगा? लोकसभा लेके आएगा, क्योंकि लोकसभा जो है, लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है हमारी मंत्री परिषद। हमारी मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी सिर्फ आपका कौन सा सही है? बी सही है, यानी केवल ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18।
निम्नलिखित विशेषाधिकार में कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? ठीक है, कौन सा अधिकार सिर्फ राज्यसभा को प्रदत्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन करना और राज्य का नाम परिवर्तन करना, ये अधिकार संसद को है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ राज्यसभा को अधिकार नहीं है, अधिकार है लेकिन लोकसभा को भी अधिकार है। ठीक है, संसद को, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। उसके बाद है बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। हाँ, ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है अखिल भारतीय सेवा के संबंध में, और राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है? राज्यसभा का है। इसमें लोकसभा को अधिकार नहीं है, ये काम राज्यसभा कर सकती है। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यानी 18 का 20 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, यानी दोनों की शक्तियां बराबर किस क्षेत्र में है। ठीक है, वो पूछा जा रहा है। राज्यसभा की लोकसभा के समान यानी बराबर शक्तियां किस क्षेत्र में है, वो आपको बताना है। किसमें हो जाएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, दोनों की शक्तियां बराबर किसमें हो जाएगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में, इसमें सिर्फ किसको अधिकार है? राज्यसभा को। यहाँ दोनों की बात बराबर की जा रही है, अखिल भारतीय हो या फिर आपका राज्य सूची का विषय हो, दोनों में अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का है। तो ये वाला कथन तो होगा नहीं। दूसरा, संविधान में संशोधन करने के विषय में, हाँ, इसमें अधिकार दोनों को बराबर है। संविधान में अगर संशोधन करना है तो दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है, दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सरकार होती है, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो बहुमत दल के नेता होते हैं, और बहुमत दल कहाँ का? लोकसभा का। ठीक है, चलिए तो आपका 19 का क्या हो गया? 20 सही आंसर हो गया संसद करने के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो तो क्या होता है? हमारी जो सरकार है वो राज्यसभा में अगर हार जाती है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो तो क्या होता है? ठीक है, क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, सरकार की बात की गई, सरकार की बात की गई, यानी हमारे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की बात की गई। अगर हमारी सरकार राज्यसभा में पराजित होती है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला है कोई फर्क? क्योंकि यहाँ राज्यसभा दे दिया, अगर यहाँ लोकसभा देता तो फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी जो सरकार होती है, ये हम जब लोकसभा पढ़ रहे थे तभी आपको बताए थे, हमारी जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी पूरा का पूरा मंत्री परिषद, पूरा समूह किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, इसलिए फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है लोकसभा से। ठीक है, फर्क किससे पड़ा? लोकसभा से। लेकिन अगर यहाँ पे राज्यसभा दिया हुआ है तो क्या राज्यसभा से फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि राज्यसभा का इसमें कोई काम ही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुन के जाते हैं तो वो पर्सनली राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ना कि पूरा मंत्री परिषद होता है। ठीक है, पूरा मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए अगर लोकसभा में पराजित होंगे तो फर्क पड़ेगा, तो सरकार गिर जाएगी, सरकार हट जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारा लोकसभा विघटन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा है, यहाँ राज्यसभा है, जब राज्यसभा से कुछ लेना देना ही नहीं है तो फिर राज्यसभा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देंगे। क्यों देंगे भाई? क्यों देंगे? क्योंकि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कहाँ के होते हैं? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। राज्यसभा में हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद भंग हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों भंग होगी?
हाँ, लोकसभा भंग हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। क्यों होगा राष्ट्रपति शासन लागू? क्यों होगा? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 20 का डी सही आंसर हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लोकसभा होता तो सारा प्रभाव पड़ता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? अब अनुसूची कितनी थी हमारे संविधान में? मूल संविधान में कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची। वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूची। ठीक है। चौथे में क्या बात की गई है? चौथे में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें है? चौथी अनुसूची में दिया गया है। सीटों का आवंटन किसमें? चौथी अनुसूची में। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, इसमें संघ और राज्य की भी शक्ति का विवरण है, गलत है। संविधान को सूचीबद्ध भाषा नहीं, गलत है। भाषा किसमें है? भाषा 8वीं में है। जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, गलत है, ये 5वीं अनुसूची में है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये बिल्कुल सही है। पहला अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में क्या है? वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा में क्या है? शपथ है। चौथे में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में है पूरे देश के लिए SC ST का प्रशासन और आरक्षण। छठा में क्या है? 4 स्पेशल राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात। 7वें में सूची का वर्णन है। 8वें में भाषा का वर्णन है। ये 8 हमारे मूल संविधान में था। और 9वां जो है वो भूमि सुधार है। 10वां दल बदल है। 11वां आपका पंचायती राज है। और 12वां नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का आंसर देना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे राज्यसभा में स्थान के बारे में दिया गया है। हम स्थान आपको बहुत अच्छे से याद करवाए हैं। एक क्लास में पूरा आपका स्थान ही हुआ था। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। किस राज्य में कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई है राज्यसभा के लिए? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश से कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र से कितनी सीटें हैं? ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितनी थी? आंध्र प्रदेश में 18 है। महाराष्ट्र में कितना है? 19 है। महाराष्ट्र में 19 है। कर्नाटक में कितना है? 12 है। और पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? 16 सीटें है। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश में कितना? 18 है। महाराष्ट्र में 19 है। कर्नाटक में 12 है। पश्चिम बंगाल में 16 है। यानी 1 2 3 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कितना है? आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 11 सीटें हैं। वर्तमान में 18 ना होकर 11 सीटें। ये पहले की व्यवस्था के अनुसार है, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। ठीक है, इसके साथ मध्य प्रदेश में भी आपका पहले सीटों का संख्या 16 था। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में वहां भी 11 सीटें है। ठीक है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ भी सीटें दी गई है। बताइए कौन सा होगा? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब की बात की गई है। कहाँ पे कितनी सीटें है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए, इसमें होगा कि राजस्थान में कितना? राजस्थान में 10 सीट है। गुजरात में 11 सीट गुजरात में है। कर्नाटक में कितना सीट है? 12 सीट कर्नाटक में है। और पंजाब में कितना है? असम पंजाब में आपका कितना है? 7 सीटें आपकी है। तो क्या हो गया? एक के बाद 3 4 और 2, 1 3 4 और 2 आपका बिल्कुल सही हो गया। तो इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम में सजाना यानी पहले जिसका ज्यादा सीट है वो, उसके बाद जिसका कम है वो। ठीक है, उस वैसे सजाना है। तो आपका सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले कर्नाटक और गुजरात में आपका कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में कितना सीटें हैं? 12 सीटें। तो गुजरात वाला कहानी खत्म। कौन सा? कर्नाटक। ये दोनों होगा। फिर उसके बाद आपका गुजरात होगा। उसके बाद आपका कौन सा होगा? उसके बाद आपका
उड़ीसा होगा। कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? उड़ीसा में 10 सीटें हैं, ठीक है, और केरल में 9 सीटें हैं, यानी आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्र को कहां से प्रतिनिधित्व प्राप्त है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदन से, ठीक है, राज्यसभा से भी यूटी में है और आपके लोकसभा से भी है, यानी 25 का आंसर क्या हो गया? सी सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है वो आपको बताना है। 1 और 2 दिया हुआ है, तो जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा इसका? क्या है कथन? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, यानी राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति होते हैं वो आपके उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ये जो उपसभापति है ये तो उसी सदन के सदस्य होते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के मनोनीत सदस्य को मतदान करने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग इसमें नहीं लेंगे। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत भी भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत भाग नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन? सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 2 बिल्कुल सही है। 26 का भी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? कितनी बार अभी पढ़ चुके हैं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा में कौन? उपसभापति होते हैं, ठीक है, और उपसभापति राज्यसभा में कौन? सभापति होते हैं, और सभापति कौन होते हैं हमारे राज्यसभा में? सॉरी, फिर से, राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति होते हैं, और सभापति हमारे कौन होते हैं? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति उस सदस्य के उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, यानी कौन सा हो जाएगा आपका? राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 का ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। तो 28 का क्या हो गया? ए सही आंसर हो गया। बहुत डिस्कशन हो चुका है इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में, 51 में, 52 में, 53 में। राज्यसभा का पहली बार गठन आपका कब किया गया था? 1952 में किया गया था। कब? 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था, यानी 29 का सी सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ये आपको बताना है। कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये आपको बताना है। चलिए क्या क्या है? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, नहीं। मनोनीत सदस्य क्यों लेगा लोकसभा में? राज्यसभा के उपसभापति, नहीं। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, हाँ, ये भाग ले सकते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं मंत्री, जो आपके कौन है? जो आपके राज्यसभा के सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं, यानी 30 का क्या हो गया? सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर, चलिए ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये था। तो ये आपका 30 जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे राज्यसभा से, वो चुन चुन के आपको करवाया गया है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं और ना ही इससे बाहर हो, ठीक है। तो ये हमारे संसद का ऑब्जेक्टिव था। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव है। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के, जो हमारा चैनल है सर्वोदय ग्लोबल स्टडीज, ठीक है, आप उस पे जाके उसके प्लेलिस्ट से निकाल के आप वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपके लिए थ्योरी भी जरूरी है और ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे थ्योरी भी करवाया जाता है और ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े और हमारे चैनल को शेयर भी कर दें, खुद सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। शेयर भी करेंगे तब भी और बच्चे जान पाएंगे और भी बच्चे आपसे हमारे चैनल से, आपके अपने फैमिली से जुड़ पाएंगे, ठीक है।
चलिए तब मिलते हैं।